सौम्या मिश्रा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां उत्तराखंड बीजेपी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जो कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर बीजेपी मुखर। 30 अप्रैल को कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली। कल प्रदेश भर में बीजेपी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। रैली को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी करेगी हमला। विधायक दर्जवाधारी प्रवक्ता करेंगे प्रेस वार्ता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी करेंगे प्रेस वार्ता। देहरादून में कांग्रेस पर हमला बोलेंगे महेंद्र भट्ट। देखिए, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर वार और पलटवार करती हुई नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसमें तमाम विधायक और दर्जा प्राप्त प्रवक्ता मौजूद रहेंगे। खबर ऋषिकेश से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चार धाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खुलेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुलेंगे और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। सीएम ने कहा, परिवहन, पेयजल और आवास की व्यवस्था कर दी गई है और आयोजक भी श्रद्धालु के स्वागत के लिए काफी उत्साहित हैं। तैयारियां पूरी हो गई हैं और 30 अप्रैल से यमुनोत्री गंगोत्री कपाट खुलेंगे। 2 मई को बाबा केदार के और 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। यातायात, पेयजल, आवास, सभी प्रकार की व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है। यात्रियों में तो उल्लास और उत्साह है ही है। यात्रा का जो प्रबंध करने वाले हैं, यात्रा को संचालन करने वाले हैं, यात्रा के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए तो ये हर वर्ष ही बड़ा उल्लास और उत्साह का वातावरण होता है। अपने आप में बहुत बड़ा उत्सव है यात्रा। हम सभी के स्वागत के लिए तैयार हैं। वहीं 2 दिन बाद चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन कांग्रेस लगातार चारधाम में व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े कर रही है। वहीं भाजपा ने इसे कांग्रेस की बौखलाहट बताया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, कांग्रेस चारधाम यात्रा के सफल होने पर बौखला रही है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस चारधाम यात्रा पर भ्रम फैला रही है, ताकि यात्री चारधाम यात्रा आने से डरे, लेकिन जनता कांग्रेस की सच्चाई जानती है। कांग्रेस इस यात्रा को सफलता की ओर बढ़ने से बौखला रही है और हर वर्ष की भांति यात्रा प्रारंभ होने से पहले ये यात्रा के मध्यम इस प्रकार के प्रश्न खड़े करते हैं, जिससे यात्री उत्तराखंड आने से डरे। लेकिन उत्तराखंड की जनता भी जान चुकी है और यात्रियों को भी पूरा विश्वास है। जब पिछली बार भी यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास कांग्रेस द्वारा किया गया, उसके बाद भी यात्रा दुगनी हुई। की यात्रा उत्तराखंड में और बढ़ने की संभावना बढ़ी है। हम देवभूमि के सभी जो यात्री हैं उनको हम सादर आमंत्रित करते हैं, वो यात्रा करने आए। माननीय मुख्यमंत्री जी 30 तारीख को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री यमुनोत्री कपाट खोल रहे हैं, उस पर रहेंगे और 2 तारीख केदारनाथ की भव्य यात्रा के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री जी का वहाँ रहना होगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि चारधाम यात्रा बहुत ही सुंदर यात्रा होगी। जो भी लोग आएंगे उनकी यात्रा काफी अच्छे से संपन्न होगी। रितु खंडूड़ी ने चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुखद रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। रितु खंडूड़ी ने कहा कि उन्हें चारधाम यात्रा की तैयारी बिल्कुल चाक चौबंद दिख रही है। चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत सुंदर अच्छे तरीके से हमारी यात्रा होगी और जो भी हमारे यात्री पहुंचेंगे पूरे हिंदुस्तान से और विदेश से, उनकी जो यहाँ आएंगे वो बहुत ही सुखद यात्रा होगी। चाक चौबंद मुझे तैयारी दिख रही है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि बहुत अच्छी यात्रा रहे। केंद्र सरकार चारधाम यात्रा के साथ ही आदि कैलाश की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सरल और सुगम यात्रा को लेकर प्रयास कर रही है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा ने बताया कि यात्रा मार्गों पर सड़क मार्गों को दुरुस्त किया गया है। उन्होंने खुद सड़क मार्गों की स्थिति का जायजा लिया है। तो बता दें, चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और तैयारियां लगातार जारी है। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। साथ ही 2 अप्रैल से केदारनाथ के दरबार खुल जाएंगे और लोग केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। उसके मद्देनजर तैयारियां हर तरह की कर ली गई हैं। धामों में धाम उत्तराखंड की ये देवभूमि की पहचान पूरे दुनिया के अंदर देव स्थानों के दर्शन के लिए प्रमुख बिंदु रही है।
हम अपने रोड नेटवर्क के माध्यम से भी एक अच्छा रोड नेटवर्क आदि कैलाश तक बना पाए हैं, जहाँ 4 धाम के साथ 5वें धाम को भी जोड़ा है। ये अपने आप में बड़ा सौभाग्यवान है। आज आपके ध्यान में भी है कि कैची धाम आज पूरे दुनिया के अंदर भक्त आते हैं, उस रोड के लिए भी हमारी एक बड़ी समस्या थी। पिछले दिनों हमने बहुत सारी मॉनिटरिंग की है, बहुत जल्दी हम उसका एक अल्टरनेट रोड देख रहे हैं। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जिसको लेकर गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले यात्री वाहनों के जाने की संभावना को देखते हुए विकासनगर के हरबटपुर बस अड्डे पर पहली बार ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन केंद्र बनाया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान से आने वाले चारधाम यात्री अपना रजिस्ट्रेशन कराने के साथ ही अपनी यात्रा की शुरुआत यहां से कर सकेंगे। साथ ही विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने हरबटपुर बस अड्डे पर पहुंचकर यात्रियों की सुविधा के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। बहुत बड़े कैपेसिटी का जर्मन हैंगर आपके सामने लगा है, जिसके अंदर कूलर्स वगैरह, पंखों के पूरे इंतजाम है। पुलिस पोस्ट है, उसके अंदर अनाउंसमेंट से लेकर के जो पूरा ये इलाका आता है, ये पूरे के पूरा CCTV कैमरे के जद में रहेगा और वहाँ पे बाकायदा डिस्प्ले रहेगा, वहाँ से मॉनिटर करेंगे हमारे पुलिस के कर्मी। उधर एक VIP एनक्लोजर है कि कोई बहुत अति विशिष्ट व्यक्ति आता है तो अंदर अफरा तफरी ना हो, उनके लिए वहाँ बैठने का इंतजाम किया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये 4 रजिस्ट्रेशन काउंटर इसी वक्त आज से ही एक्टिवेट हो चुके हैं। 4 रजिस्ट्रेशन काउंटर। चारधाम यात्रा प्रारंभ होने से महज 2 दिन का समय बचा हुआ है। यात्रा को सरल एवं सुरक्षित तरीके से संपन्न करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के निर्देशन में उत्तरकाशी पुलिस पूरे एहतियात बरत रही है। सुरक्षा के दृष्टिगत उत्तरकाशी पुलिस द्वारा गंगोत्री धाम तथा यमुनोत्री धाम क्षेत्र में आसपास के जंगलों में सघन सर्च अभियान चलाया गया है। साथ ही यात्रा रूट के विभिन्न पड़ावों पर होटल, ढाबों की सघन चेकिंग कर होटल कारोबारियों को सुरक्षा के संबंध में जरूरी हिदायतें दी गई हैं। तो आपको बता दें कि यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रशासन भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। यमुनोत्री धाम के आसपास जंगलों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें सतर्कता पूरी रखी गई। बड़ी संख्या में लोग चारधाम के लिए पहुंचते हैं। उत्तराखंड बीजेपी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर बीजेपी मुखर। 30 अप्रैल को कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली। कल प्रदेश भर में बीजेपी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। रैली को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी करेगी हमला। इसी पर हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवांगी भट्ट जुड़ चुकी है। शिवांगी, देखिए, एक तरफ कांग्रेस संविधान बचाओ रैली निकालने जा रही तो दूसरी तरफ पलटवार करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी बीजेपी। जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए 30 तारीख को कांग्रेस प्रदेश के अंदर संविधान बचाओ रैली निकालने जा रही है, जो कि काफ़ी भव्य रहने वाली है, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी भी यहां पहुंचने जा रही हैं। तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, वो इसमें सम्मिलित होने वाले हैं और बड़ी संख्या में लोग इस रैली में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन उससे एक दिन ठीक पहले भाजपा जो है पूरे प्रदेश के अंदर सारे जिलों में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर रही है, जिसमें संविधान बचाओ रैली को लेकर हमलावर होती हुई भाजपा जो है वो नजर आने वाली है। इसको लेकर चाहे वो दर्जाधारी मंत्री हों, विधायक दर्जाधारी मंत्री हैं, प्रवक्ता है, वो नजर आने वाले हैं। देहरादून की अगर मैं बात करूं तो भाजपा मुख्यालय में महेंद्र भट्ट, जो कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब वो संबोधित करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। इसी तरीके से अलग अलग दायित्वधारियों को और विधायकों को, प्रवक्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। और क्योंकि 30 तारीख को ये रैली होनी है, जैसे मैंने बताया कि इसमें शैलजा कुमारी भी शामिल होने जा रही है और कांग्रेस के तमाम मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी इसमें शामिल हैं। जिस तरीके से उनका कहना है कि संविधान की धाराओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके साथ साथ प्रदेश के कई सारे मुद्दे जो है उन्होंने इसमें सम्मिलित किए हैं, चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, जहां पर पेपर लीक हो, इसके अलावा जितने भी महंगाई, बेरोजगारी जैसे जो तमाम मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर, राष्ट्रीय मुद्दे और प्रदेश के मुद्दे लेकर ये रैली जो है वो निकाली जा रही है। और इसी को लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा नजर आने वाली है। बिल्कुल, जानना चाहूंगी, देखिए आपने जानकारी दी कि किस तरह से कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे। वहीं ये भी जानकारी मिल पा रही कि प्रेस वार्ता के दौरान जब बीजेपी प्रेस वार्ता करेगी तो उसमें विधायक, दर्जाधारी, प्रवक्ता, तमाम लोग मौजूद रहेंगे। इसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है?
बिल्कुल, देखिए अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो देखिए क्योंकि 30 तारीख को उनकी रैली है और उससे ठीक एक दिन पहले जब भाजपा पूरे प्रदेश के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है तो कांग्रेस का ये कहना है कि भाजपा बौखलाई हुई है। यही वजह है कि वो खुद से उनकी रैली को हाईलाइट कर रहे हैं। चाहे वो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हों, वो देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसी तरीके से अन्य जो विधायक है, दर्जाधारी मंत्री है, प्रवक्ता है, उनको अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है कि वो वहां पर जाएंगे और इस रैली को लेकर जो है वहां पर संबोधित करते हुए नजर आएंगे और कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये कहना है कि भाजपा को जब से पता लगा है कि वो प्रदेश के अंदर तमाम राष्ट्रीय और प्रदेश के मुद्दे उठाने वाली है, जनता के बीच भी जाएगी और रैली के जरिए अपना एक बड़ा संदेश देते हुए नजर आएगी, जिसमें कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहने वाले हैं। ऐसे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हों या तमाम विधायकगण हों या फिर प्रवक्ता हों या दर्जाधारी मंत्री हों, वो अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी रैली से पहले वो जनता के बीच अपना संदेश पहुंचा सके और कांग्रेस पर और कांग्रेस सरकार पर, कांग्रेस के जो लोग हैं, जो दिग्गज नेता हैं, उन पर भी हमलावर हो सके। तो यही देखने को जो है कल मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं प्रदेश में खनन का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद अब भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अवैध खनन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल मुन्ना सिंह चौहान का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक चुता पुलिस के जवानों को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। बताया जा रहा है कि विधायक ने रविवार को दोपहर बाद रास्ते में खुद खनन से ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी, जिसके बाद वो गुस्सा हो गए। इसी वीडियो को लेकर अब कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि प्रदेश में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने कहा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बार लोकसभा में ये मुद्दा उठा चुके हैं और अब मुन्ना सिंह चौहान ने खनन का मामला उठाया है। खनन को लेकर आम आदमी में भी चर्चा है, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। त्रिवेंद्र रावत जी इसको 2 बार लोकसभा में उठा चुके हैं और अब मुन्ना सिंह चौहान जी ने इस मामले को उठाया। आपको याद होगा लगभग 1 साल पहले हम लोग भी विकास नगर में धरने में बैठे थे और तभी भी इस तरह की शिकायतें आ रही थी। ये शिकायतें तक है कि जो मार्ग बंद रहता है अमूमन, उससे हिमाचल की भूमि से भी रेता खोद के उत्तराखंड लाया जा रहा है या यहाँ का रेता दूसरी जगह भेजा जा रहा है। तो ये गंभीर विषय है। ये रेवेन्यू का लॉस भी है, हमारी नदियों का नुकसान भी है, हमारी प्रकृति का नुकसान भी है और कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और मुन्ना सिंह चौहान जी को अगर खुद उतरना पड़ा, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री के इसमें उतर रहे हैं, तो मामला तो गंभीर है ही। और अब खबर एमपी के इंदौर से, जहां गहोई समुदाय के अग्रणी उद्यमियों ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए वी गिव गहोई ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर वेंचर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स के तहत एक ऐतिहासिक आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य है एक ऐसा स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करना जो सहयोग, नवाचार और आत्मनिर्भरता की मिसाल बने। इस कार्यक्रम में प्रदेश देश भर से प्रतिष्ठित गहोई उद्यमी, व्यावसायिक विशेषज्ञ और स्टार्टअप संस्थापक शामिल हुए। कार्यक्रम में सभी ने मिलकर अपने विचार रखे, उन पर चर्चा की, अनुभव साझा किए गए। उसके साथ ही व्यवहारिक सहयोग की भावना को प्राथमिकता दी गई। वी गिव कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका में शामिल लोगों के बारे में जानना जरूरी है। कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन के सीईओ संजय गुप्ता ने उद्यमियों को निवेशकों, एंजल इन्वेस्टर्स और डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भोपाल स्थित वी विन लिमिटेड के अभिषेक गुप्ता ने 6 राज्यों में सरकारी प्रोजेक्ट्स के जुड़ी चुनौतियों के समाधान में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया। मुंबई से संगम लाल वाशी ग्रुप ने व्यवसाय से जुड़ी व्यवहारिक चुनौतियां और उनके समाधानों पर रोशनी डाली। सतीश गुप्ता DGM SBI और आलोक गुप्ता डेप्यूटी डायरेक्टर ISIC ने स्टार्टअप्स के लिए लाभदायक सरकारी योजनाओं और नीतियों की जानकारी साझा की। इसी के साथ कई अनुभवी उद्यमी और संस्थापकों ने अपने अनुभव साझा कर युवाओं को प्रेरित किया। बता दें, वी गिव के फाउंडिंग पार्टनर अभिषेक सरावगी ने इस पहल को लेकर कहा कि हमारे लिए एक परिवर्तनकारी क्षण है। हमारा स्पष्ट लक्ष्य 2028 तक 100 वी गिव स्टार्टअप्स को लॉन्च और स्केल करना। हम सिर्फ व्यवसाय नहीं बन रहे बल्कि एक स्थायी विरासत गढ़ रहे हैं। वी गिव की ये पहल न सिर्फ नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करेगी बल्कि विश्व मंच पर गहोई समुदाय की पहचान को और सशक्त बनाएगी।
इस जी गिफ्ट का प्रोग्राम हमने 2 साल पहले स्टार्ट किया था। आज जो इंदौर में हम मीटिंग कर रहे हैं इसका एक कंटिन्यूएशन ग्रोथ का है। इसमें आज 70 से 80 पार्टिसिपेंट्स जो कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं, इन लोगों ने ज्वाइन किया, हमें प्रोत्साहित किया। इंदौर में हमारे जैसे अगर मैं की स्पीकर में बात करूं तो SBI के DGM मिस्टर सतीश जी थे, बैंगलोर से संजीव जी आए हैं जो कि कर्नाटका के लिए काम कर रहे हैं, हमारे राजीव भैया हैं यहाँ पे जिन्होंने काम किया है। और गिव जो प्लेटफॉर्म है वो गहोई कम्युनिटी के बिजनेस प्रोफेशनल्स को ऐड करने के लिए हमने ये नेटवर्क बिल्ड किया है जिसका फुल फॉर्म है गहोई ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर वेंचर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। मैं सभी गहोइयों से ये निवेदन करता हूँ कि वो प्रोफेशनली इस नेटवर्क से जुड़ें और अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाएं। बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं जब अपने ही समाज के लोग, वो भी यंग जनरेशन, सामने आते हैं और एक नया कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। कार्यक्रम नहीं कहना चाहूँगा कि नया परिवर्तन की वेव लेके आते हैं। और अनमोल हैं, अभिषेक हैं, राघव जी हैं, यहाँ पे राजीव जी हैं, इन सब ने मिल के इस कार्यक्रम को जो बनाया है आज, उसमें 4 चांद लगा दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं जब इन लोगों से मिलता हूँ तो मुझे खुद भी इंस्पिरेशन मिलती है। गर्व इस बात का होता है कि हमारा समाज आज कहाँ पहुँच रहा है, और इंस्पिरेशन मिलती है, लगता है कि हम भी बहुत और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ और एडिशन कर सकते हैं। आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड प्राउड। I wish that GIFT really becomes a global organization, and if I can contribute the 0.01% to this, and I think everybody who is a Gahoui in this heart wants to contribute in a similar manner, we will be doing that exercise on day 1 to day 65 and year by year by year. भारतवर्ष से बहुत सारे लोग आए और हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट किया। यहाँ पे इंदौर से करीब 80+ बिजनेसमैन कम्युनिटी है, सारी बनिया कम्युनिटी है, और बनिया को पता है बिजनेस कैसे करना है, तो सब लोग आपस में बिजनेस थॉट्स एक्सचेंज कर रहे हैं। साथ में मैं एज ए एडवाइज़र भी काम करता हूँ, तो लोगों के साथ कैसे आगे बढ़े उनकी स्टडीज़ पे थोड़ा बहुत जो उन्हें गाइडेंस या किसी को लगता है कुछ हेल्प चाहिए तो वो उन्हें कर देता हूँ। वहीं हिंदी खबर से बातचीत करते हुए विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा पहलगाम की घटना बेहद दुखद है, पाक के ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, अब बड़ी स्ट्राइक की जरूरत है, भारत को बड़े कदम उठाने की जरूरत का वक्त अब आ चुका है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत भी कड़ी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं पाकिस्तान के तरफ से भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। अब ऐसे में भारत की जनता यही जानना चाह रही है कि आखिर एक्शन कब होगा और क्या होगा, कैसे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी मौजूद हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, कब बदला होगा, कैसे बदला होगा, जनता यही जानना चाहती है। जिन 26 लोगों की मौत हुई उनको इंसाफ कैसे मिले। थैंक यू वेरी मच। बड़ी दुखद घटना है, पर इसके ऊपर कुछ कार्रवाई तो होनी चाहिए। पर सबसे बड़ी बात यह है, ये कोई नई घटना नहीं है, ये तो हो रही थी बहुत पहले से। हमको तो अब शायद फिक्र अब होने लगी ज़्यादा, क्योंकि ये तो 20, 25, 30 साल से हो रही है। यहाँ तक कि दिल्ली में धमाके कर रहे थे, लाजपत नगर, INA मार्केट वगैरह में इतने गड्ढे देखे हैं। तो ये सब तो चल रहा था। और देखिए, सबसे पहले अगर मैं उसका जवाब दूं कि कब होगा, ये प्लेस ऑफ एंड टाइम इंडियन गवर्नमेंट और फौज की चूजिंग पे होगा। इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कब होगा। अगर होगा तो सॉलिड मामला होगा जिसमें फौज के तीनों अंग शामिल होंगे। ये छोटा मोटा नहीं, 1-2 स्ट्राइक करके ठीक है भैया अगले 6 महीने भूल जाओ, वैसा नहीं होगा। और इस समय जब होगा तो उस जगह को ऑक्यूपाई करेंगे स्ट्राइक करने के बाद। पर हमको सबसे बड़ी चिंता ये है कि इसको अगर रोकना है तो हमको कोई कदम उठाने पड़ेंगे। क्यों हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि स्लीपर सेल हमारे यहाँ मौजूद हैं। स्लीपर सेल का मतलब ये जो उनको हेल्प कर रहे ओवरग्राउंड वर्कर्स श्रीनगर भरा में काफ़ी हैं, इतने तादाद में हैं कि उनको आते हैं तो उनको अकोमोडेट कर सकते हैं, अपने घरों में छुपा सकते हैं, अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, सब बड़े हैं। जब पकड़े जाते हैं तो रोते हैं, वैसे वो कर रहे हैं। और ये सारा इस्लाम के नाम पे होता है, क्योंकि इस्लाम के नाम पे ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ।
बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। बातचीत करते हुए विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी ने बताया कि भारत जरूर बदला लेगा, लेकिन किस तरह से बदला लिया जाएगा वो सरकार तय करेगी। लेकिन पाकिस्तान की हिम्मत जो है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के कारण इतनी बढ़ती जा रही है। एक तरफ चाइना मीठी बातें बोलता है और दूसरी तरफ भारत को नीचे दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। वहीं जयपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें जो भी काम कर रहे हैं वे सब देश के लिए और संविधान बचाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कितनी भी मुश्किल आए लेकिन वो संविधान और लोकतंत्र को नहीं छोड़ेगी। खड़गे ने कहा कि देश और राष्ट्र प्रेम हमारे खून में है। कश्मीर हमारा है, ये उद्देश्य से वह देश के कोने कोने से लोग वहां जाते हैं। ऐसे जगह इतनी बुरी घटना हो गई जिसमें 26 लोग तो वहीं मारे गए, लेकिन बाद में जो हॉस्पिटल में थे और वो 3-4 लोग भी, उनकी भी मौत हो गई। ये जो है होने के बाद मैंने बेंगलुरु से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ऑल पार्टी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर बुलाना चाहिए। और जब हमारे स्वाभिमान पे धक्का गिरता है तब देश को एक रखने का काम सभी लोगों का है। देहरादून के प्रसिद्ध इंद्रेश हॉस्पिटल में बीते दिन एक लड़की की दोपहर 11 बजे के आसपास मौत हो गई। इसके बाद अस्पताल बॉडी देने को तैयार नहीं हुआ। परिजनों ने आरोप लगाया कि आयुष्मान कार्ड की पेमेंट न आने पर अस्पताल ने कहा कि जब पेमेंट आएगी तब बॉडी रिलीज करेंगे। इसका मृत्यु के परिजनों ने विरोध किया और अस्पताल के बाहर धरना दिया। इसके बाद इसमें कार्रवाई करते हुए पीआरओ को बर्खास्त कर दिया गया। वहीं बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत गलत है, सरकार इसका संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगी। यदि आयुष्मान की पेमेंट के लिए ये बात हो रही है तो निश्चित तौर पर यह अस्पताल द्वारा गलत कदम उठाया गया है और सरकार को उसका संज्ञान लेकर अस्पताल के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आयुष्मान का सब्जेक्ट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। अगर कोई आयुष्मान में ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका भुगतान अगर होना है तो सरकार देगी, कोई व्यक्ति थोड़ा देगा। तो उस पर सरकार को संज्ञान लेना होगा, सरकार संज्ञान लेगी और निश्चित तौर पर अस्पताल को पेनलाइज करेगी। वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान अल्मोड़ा में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तराखंड झूठ और लूट का अखाड़ा बन चुका है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जनता के पास जा रही है और जनमानस को जागरूक कर रही है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि यात्रा को व्यवस्थित और सुचारू रखने के लिए जरूरी कदम उठाएं ताकि देश भर से आ रहे तीर्थ यात्री देवभूमि में रुक सके और यात्रा रूट को पर्यटन का फायदा मिल सके। पिछली बार समस्याएं आई थी, उनको ठीक करो। अब कितना ठीक किया है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं गंगोत्री की लाइन में गया था, वहाँ मैंने वो पॉइंट आउट भी किए। मैंने कहा ये प्लेसेस थे जिनमें पिछली बार जो है प्रॉब्लम पैदा हुई थी, यातायात बाधित हुआ था, तो इनको ठीक करो करके। और यमुनोत्री की भी मैंने एक पूरी लिस्ट बना करके उनको भेजी थी। और उसके अलावा हमने कहा आप यात्रा को इस तरीके से संचालित करिए कि यात्री सीधे आ रहा है, वो मंदिर दर्शन करके सीधे भाग जा रहा है। अरे भाई 2-3 दिन ये देवभूमि में रहे, हमारे इतने होम स्टेज हैं, हमारे इतने वो बन गए हैं, तो उनको कुछ काम मिले, बिजनेस मिले। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।